भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही कई सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या वह अपराधी थी? क्या वह अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई एक बागी थी, या फिर वह उस समाज की एक ऐसी बेटी थी जिसे हालात ने एक अलग रास्ते पर धकेल दिया। यह कहानी है फूलन देवी की, एक गरीब मल्लाह परिवार में जन्मी उस लड़की की जिसने बचपन में भूख, गरीबी और अपमान देखा, जिसने कम उम्र में शादी की यातनाएं झेली, चंबल के बीहों तक पहुंची, डकैत बनी, जेल की सलाखों के पीछे साल बिताए और फिर भारत की संसद तक पहुंची। लेकिन उनकी कहानी जितनी ऊंची उड़ान की है, उतनी ही गहरे अंधेरों से भरी हुई है। 10 अगस्त 1963 उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के छोटे से गांव गोरहा कापुरवा में एक गरीब मल्लाह परिवार में एक बच्ची ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया फूलन। पिता देवी दीन मल्लाह एक साधारण किसान थे और मां मूला देवी घर संभालती थी। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। परिवार खेतों में मेहनत करता था, फसल उगाता था और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष करता था। लेकिन फूलन के जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई गरीबी से नहीं, बल्कि अन्याय से शुरू हुई। उनके पिता की पैतृक जमीन को लेकर पट्टीदारों के साथ विवाद हो गया। चालाकी और प्रभाव के बल पर उनकी जमीन हड़प ली गई। सिर्फ 10 साल की उम्र में फूलन ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। वह अपनी बहन के साथ उस खेत में जाकर बैठ गई और विरोध किया। लेकिन इसका अंजाम दर्दनाक निकला। उन्हें पीटा गया, अपमानित किया गया और पूरे परिवार को दबाव में रखा गया। शायद यही वह पल था जब एक छोटी बच्ची के मन में व्यवस्था और अन्याय के खिलाफ पहली चिंगारी जली। ऐसे ही हालात में समय बीतता गया, लेकिन समाज की पुरानी परंपराओं ने फूलन को बचपन जीने का मौका नहीं दिया। लगभग 11 साल की उम्र में उनकी शादी कुत्ती लाल नाम के एक व्यक्ति से कर दी गई, जो उम्र में काफी बड़ा था। इस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी। उस उम्र में उनके कंधों पर शादी का बोझ डाल दिया गया। विवाह के बाद उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन में हिंसा और जोर शोषण का सामना करना पड़ा। बीमार और परेशान हालत में वो वापस अपने मायके आ गई। लेकिन अपने पति का घर छोड़कर वापस मायके आने के बाद भी फूलन देवी की परेशानियां खत्म नहीं हुई। गांव में उन्हें ताने और अपमान का सामना करना पड़ा। जमीन को लेकर परिवार का पुराना विवाद भी लगातार चलता रहा। पट्टीदारों और प्रभावशाली लोगों से टकराव बढ़ता गया। साल 1979 में एक ऐसी घटना हुई जिसने फूलन की जिंदगी को एक और दर्दनाक मोड़ दे दिया। परिवार की जमीन पर लगे पेड़ को काटने और फसल को नुकसान पहुंचाने के विरोध में फूलन ने आवाज उठाई। इसके बाद उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पट्टीदारों के कहने पे। गिरफ्तारी के बाद फूलन देवी के साथ बद से बदतर सलूक किया गया। उनको मारा गया, पीटा गया। साथ ही पुलिस वालों ने उनके साथ साजिश शोषण भी किया। यह घटना उनके मन में व्यवस्था के प्रति गहरा गुस्सा और विश्वास पैदा करने वाले कारणों में से एक बने। इसके बाद जुलाई 1979 की एक रात गोरहा का पूर्वा गांव शांत था। लोग अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन अचानक हथियारों से लैस डकैतों का एक गिरोह गांव में पहुंचा। इस गिरोह का नेतृत्व बाबू गुज्जर कर रहा था। फूलन देवी को उनके घर से उठा लिया गया। फूलन देवी के अनुसार अपहरण के बाद उनके साथ क्रूर व्यवहार और बार बार यौन शोषण हुई। लेकिन इसी गिरोह में एक व्यक्ति था, विक्रम मल्लाह। विक्रम को यह सब मंजूर नहीं था। उसने बाबू गुज्जर का विरोध किया और बाद में उसे मारकर गिरोह की कमान अपने हाथों में ले ली। यहीं से फूलन देवी की जिंदगी एक नया मोड़ लेने लगी। विक्रम मल्लाह ने फूलन को बंदूक चलाना सिखाया। घने जंगल, ऊंची नीची घाटियां और चंबल के खतरनाक पीहड़ अब उनका नया संसार बन गया। विक्रम और फूलन एक दूसरे के करीब आए और दोनों के बीच संबंध विकसित हुए। इस दौरान उनका गिरोह लूट और डकैती की कई घटनाओं में शामिल रहा और धीरे धीरे फूलन देवी का नाम पूरे इलाके में फैलने लगा। कुछ लोग उन्हें गरीबों और कमजोरों की आवाज के रूप में देखते थे, जबकि कानून की नजर में वह एक वांछित डकैत थी। उनकी पहचान अब सिर्फ फूलन देवी नहीं थी, लोग उन्हें एक नए नाम से जानने लगे थे, डाकू रानी फूलन देवी। लेकिन बिहड़ों की जिंदगी में दोस्ती और दुश्मनी दोनों पर पल भर में बदल जाती थी। साल 1980 में गिरोह के भीतर सत्ता संघर्ष शुरू हुआ। श्री राम और लल्ला राम नाम के डकैत गिरोह में वापस लौटे। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि एक दिन विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी गई।
विक्रम मल्लाह की हत्या के बाद फूलन देवी के जीवन का सबसे बड़ा झटका साबित हुई। इसके बाद फूलन देवी को श्री राम के कब्जे में ले लिया गया। फूलन देवी के अनुसार बेहमई गांव में उन्हें बंदी बनाकर रखा गया। साथ ही ठाकुरों द्वारा उनके साथ यौन शोषण हुआ और सबसे अमानवीय व्यवहार तब हुआ जब उन्हें पूरे गांव में नग्न अवस्था में घुमाया गया। यह घटना उनके जीवन की सबसे दर्दनाक यादों में से एक बन गई। कई दिनों की कैद के बाद फूलन देवी वहां से भाग निकलने में सफल रही। भागने के बाद उनकी मुलाकात मान सिंह से हुई, जिसने उनका साथ दिया। दोनों ने एक नया गिरोह बनाया और चंबल के बिहड़ों में फिर से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लेकिन इस बार फूलन देवी पहले वाली लड़की नहीं थी। उनके दिल में अपमान, दर्द और बदले की एक गहरी आग थी। और फिर आया 14 फरवरी 2081, एक ऐसा दिन जिसने भारत के इतिहास में एक खून से लिखा हुआ अध्याय छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के बेहमई गांव में हुई घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कई महीनों तक बिहड़ों में रहने के बाद फूलन देवी अपने साथियों के साथ उस गांव में पहुंची। उनके निशाने पर वे लोग थे जिन्हें वह अपने साथ हुए अत्याचारों के लिए जिम्मेदार मानती थी। गांव में पहुंचकर उनके गिरोह ने श्री राम और लल्ला राम की तलाश की। जब वे नहीं मिले तो जो लोग फूलन देवी की यौन शोषण में शामिल थे उन्हें पकड़कर नदी के किनारे ले जाया गया। इसके बाद गोलियां चली। इस घटना में 20 लोगों की मौत हो गई और पूरा देश दहल गया। यह घटना इतिहास में बेहमई हत्याकांड नाम से दर्ज हुई। हालांकि इस हत्याकांड को लेकर वर्षों तक विवाद बना रहा। कुछ विवरणों के अनुसार यह हमला फूलन देवी के आदेश पर हुआ, जबकि कुछ गवाहों ने उनकी सीधी मौजूदगी और भूमिका को लेकर अलग बयान दिए। लेकिन एक बात तय थी, इस घटना के बाद फूलन देवी का नाम देश के हर अखबार की सुर्खियों में आ चुका था। बेहमई की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस पर भारी दबाव पड़ा। फूलन देवी को पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर अभियान शुरू हुई। चंबल के बिहड़ों में पुलिस की टुकड़ियां भेजी गई। जंगलों, घाटियों और गांवों में उनकी तलाश शुरू हो गई। उन पर हत्या, डकैती और अपहरण सहित कई गंभीर मामले के आरोप लगाए गए। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, लेकिन फूलन देवी हर बार पुलिस के हाथों से बच निकलती थी। चंबल की तपती रेत, रात का अंधेरा और बंदूक की आवाजें उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन लगातार भागते रहना भी आसान नहीं। 1981 से 1983 तक फूलन देवी लगातार फरार रही। इस दौरान उनका नया साथी मान सिंह उनके साथ रहा। बिहड़ों में जीवन किसी फिल्म की तरह रोमांचक नहीं था। वहां हर दिन भूख, प्यास, बीमारी और पुलिस मुठभेड़ का खतरा मौजूद रहता था। कई बार उन्हें जंगली फल और खेतों की फसल खाकर गुजारा करना पड़ता था। दूसरी तरफ पुलिस का दबाव बढ़ता जा रहा था। उनके परिवार को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनकी मां को भी दबाव बनाने के लिए कुछ समय तक जेल में रखा गया। फिर फूलन देवी को समझ आने लगा कि यह जिंदगी हमेशा नहीं चल सकती। साल 1983 में मध्य प्रदेश के भिंड में हजारों लोगों की भीड़ जमा हुई। मंच पर एक महिला लाल रंग का कपड़ा पहने, कंधे पर बंदूक लिए खड़ी थी। वह महिला थी फूलन देवी। वर्षों तक पुलिस को चुनौती देने के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया। लेकिन यह कोई साधारण आत्मसमर्पण नहीं था। लंबी बातचीत के बाद कुछ शर्तों पर समझौता हुआ। उनके गिरोह के सदस्यों को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, परिवार की सुरक्षा की जाएगी और उन्हें उत्तर प्रदेश के बजाय मध्य प्रदेश की जेल में रखा जाएगा। जब फूलन देवी मंच पर पहुंची तो उन्होंने देवी दुर्गा और महात्मा गांधी की तस्वीर के सामने सिर झुकाया। हजारों लोगों की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया। यह दृश्य पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया। आत्मसमर्पण के बाद लोगों को लगा कि फूलन देवी की कहानी अब समाप्त हो जाएगी, लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू होने वाला था। उनके खिलाफ 48 से ज्यादा मामलों में मुकदमे चलने थे। चंबल की आजाद हवा छोड़कर अब उन्हें जेल की अंधेरी सलाखों के पीछे अपना जीवन बिताना था। एक महिला जिसे कभी लोग डाकू रानी कहते थे, अब एक कैदी बन चुकी थी। लेकिन किस्मत ने उनके लिए अभी एक और बड़ा मोड़ संभाल रखा था। एक ऐसा मोड़ जहां बंदूक पकड़ने वाले हाथ लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद तक पहुंचने वाले थे।